हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की अपनी क्लास रहने वाली है हिंदी। इसमें हम लोग करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में लगातार बनते चले आ रहे हैं। आज हम करने वाले हैं आपके 30 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग 15 से 18 क्वेश्चंस करेंगे हिंदी गद्यांश और पद्यांश से। बाकी जो आपके शेष क्वेश्चन है 13 से 14 वो रहने वाले हिंदी पेडागोजी से। तो लगातार क्लास में बने रहिए। आप लोग देखिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और गद्यांश प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िए और इसके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। हम हथियार डालते हुए या मान लेते हैं जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक गद्यांश दिया गया था, जिसको पढ़कर आप लोगों को आंसर करने थे। तो आप लोग इसमें से देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ, गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है स्वयं की सफलताओं की, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्वयं की समस्याओं की, तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्वयं के परिवार की, चौथा ऑप्शन दिया गया है आत्म प्रशंसा की। तो हम लोगों ने पहले लाइन में ही पढ़ा है, लिखा है दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ये देखिए आप लोग, पहली लाइन में ही लिखा है, ये देखिए यहाँ तक। आप लोगों को यहाँ से आंसर देना था इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल। हम बढ़ा चढ़ाकर अपनी समस्याओं की बात करते हैं। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया था क्वेश्चन नंबर 91 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग इस समय क्लास देख रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्रों के पास में, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए खासकर, क्योंकि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। और हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको गद्यांश भी दिया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग इसको पढ़िए और बताइएगा इसका आंसर कहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है। पहला लिखा है, दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करने से या फिर स्थितियों का ठीक से आकलन करने से। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है, समस्याओं के बारे में लगातार सोचने से या फिर स्थितियों की ठीक से तुलना करने से। तो आप लोग बताइएगा कि अगर हमारे सामने कोई समस्या है तो उसका समाधान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फटाफट आंसर करिएगा। बताइएगा कहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2। किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए स्थितियों का ठीक से आकलन करना बहुत जरूरी है कि हमारी जो समस्या है वो किस प्रकार की समस्या है और किस प्रकार से हल हो सकती है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो कभी भी हमारे सामने समस्या का हल नहीं आ पाएगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया है उनका सबका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कि समस्या समाधान के लिए किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है। फटाफट आंसर करिएगा कि अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है। गद्यांश पढ़ते रहिएगा और आंसर करते रहिएगा। एक बार हम आपको गद्यांश पढ़ के बता चुके हैं किस प्रकार से आपको पढ़ना था। पहला ऑप्शन है सहानुभूति और साहस के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सहानुभूति और दया से, जबकि तीसरा ऑप्शन है दया और साहस से, जबकि चौथा ऑप्शन है दया और विश्लेषण से। तो समस्या समाधान के लिए किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है। फटाफट सभी लोग आंसर करते रहिएगा। यहाँ पर जो आपको कहा गया है वो सहानुभूति और दया से बचने के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 2 कर लिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि लिखा है लेकिन सहानुभूति और दया से कोई समस्या हल नहीं होती है। ये देखिए इस लाइन में लिखा हुआ था, तो हमें यही यहाँ पे निकालना था कि सहानुभूति और दया से हमें बचना है समस्या समाधान करते समय। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किसी भी समस्या का हल किस में होता है। फटाफट आंसर करिएगा
किसी भी समस्या का जो हल होता है वह किस में होता है? उसकी बयानबाजी में होता है, उसकी चिंता करने में होता है, या फिर उसके विकल्प तलाशने में होता है, या फिर उसके मूल कारणों में होता है? उम्मीद है आप लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे ले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब अपना गद्यांश पढ़ा था तो सबसे नीचे देखिए क्या लिखा है, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। जड़ मतलब होता है मूल, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही होगा। किसी भी समस्या का जो हल होता है वो किसमें होता है? उसी के मूल कारणों में होता है। समस्या कहाँ से शुरू हुई थी, किस बात को लेकर के हुई थी, किस काम को लेकर के हुई थी, जब वहां पर जाएंगे तो हमें वहां पर उसका हल जरूर मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों के अब तक यहाँ तक के सारे क्वेश्चन सही निकल रहे होंगे। सेशन को भी आप लोग शेयर कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो एक बार कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर मानसी मैम की सभी क्लासें मिलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अनेक बार हमारे स्वयं के डॉट डॉट समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। क्या ऐसा हम क्या करते हैं कि जो समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं? मित्र, कार्य, परिवार या फिर विश्लेषण। अनेक बार हमारे स्वयं के मित्र, कार्य, परिवार, विश्लेषण समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। आपको बताना है हमें यहाँ पे क्या भरना है जो खाली जगह है। फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, अनेक बार हमारे स्वयं के कार्य समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा कार्य। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है कार्य, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कार्य यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग गद्यांश में भी देख रहे होंगे तो भी आपको बिल्कुल यहाँ पर पता चल रहा होगा। लिखा है कि इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं उन्हीं के द्वारा समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हम उन्हीं कार्यों का मूल्यांकन करना क्या करते हैं? भूल जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, समस्या आने पर क्या करना चाहिए? सभी लोग बताइए एक बार कि अगर समस्या आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसके बारे में सोचना चाहिए, या फिर स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, या फिर दूसरों से सहानुभूति बटोरनी चाहिए, या फिर उसके सामने हथियार डाल देने चाहिए कि भैया जो हो रहा है वो होने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो होना है वो लिखा हुआ है विधि के विधान में, ऐसा ही होके रहेगा। या फिर उनका विश्लेषण करना चाहिए कि ये जो हमारे सामने समस्या आ रही है ये क्यों आ रही है और किस प्रकार से दूर हो सकती है, या फिर उसके बारे में हमें बैठ के सिर्फ सोचते रहना चाहिए, या फिर दूसरों से सहानुभूति लेनी चाहिए कि हम बहुत समस्या में आ गए हैं, हमारा सहयोग कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। तो हम लोग जब गद्यांश पढ़ रहे थे तो हमें वहां पर एक चीज मिली थी कि स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 2 जितने भी लोगों ने इसका किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, कहीं पर लिखा होगा कि हमें अपनी स्थितियों का क्या करना है? विश्लेषण करना है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और आपको इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। जितने भी लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 किया है उसके बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो भी कोई आंसर नहीं निकलेगा। सहानुभूति से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर समस्या आई तो हमसे ही दूर होगी जो हमारी समस्या है, और उसके सामने हथियार डाल देना ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संधि विच्छेद क्या होगा? मूल्यांकन का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है, मूल्य प्लस अंकन, या ऑप्शन नंबर 2 सही है, मूल्य प्लस अंकन, या ऑप्शन नंबर 3 सही है, मूल्य प्लस अंकन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सही है, मूल्यांक प्लस कन। फटाफट आंसर कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे लड़के गलत करके आते हैं। संधि विच्छेद हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, ये सब कई लोगों के गलत हो जाते हैं, तो यहाँ से आपके नंबर कट जाते हैं। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मूल्य प्लस अंकन बराबर होता है मूल्यांकन। क्योंकि ये जो आ लिखा हुआ है ना मूल्य के बाद में, मूल्य प्लस अंकन, तो ये जो आ है ये या में लग जाएगा, इसमें बड़ा का डंडा, और जो बिंदी है अंग की ये या के ऊपर आ जाएगी तो हो जाएगा मूल्य अंकन। उम्मीद है आप लोगों का ये क्वेश्चन भी सही हो गया होगा, अधिकतर लोगों का, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग प्रैक्टिस करते रहे, उनके भी सही हो जाएंगे आगे चल करके। अगला क्वेश्चन है, मुसीबत का समानार्थी शब्द है। मुसीबत का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्या पीड़ा होगा, कष्ट होगा, धोखा होगा, या फिर विपदा होगा? ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था। कई लोग इसको पीड़ा करके आए थे, कष्ट कर दिया था, कोई धोखा करके आया था, कोई कुछ करके आया था। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, मुसीबत और विपदा जो होती है सेम ही होता है। बाकी कष्ट, पीड़ा, धोखा ये सब इसके
समानार्थी शब्दों में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर था। जितने भी लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनेकार्थी है? आपको बताना है इनमें से अनेकार्थी कौन सा है। फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। क्या दया है, हल है, मुसीबत है, प्रक्रिया है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं? दया, मुसीबत, प्रक्रिया या फिर हल? अगर हम बात करें हल की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक हल होता है किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना, और एक हल होता है जो देखते हैं किसान लोग खेतों में जोतते हैं, मतलब खेत की जुताई करके बीज बोते हैं, एक हल वो होता है। एक होता है किसी भी प्रश्न का उत्तर देना, उसको भी हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन जो है आपका कविता से। लिखा है, भोर हुई पेड़ों की बीना बोलने लगी, पात पात हिले डाल डाल डोलने लगी, कहीं दूर किरणों के तार झनझना उठे, सपनों के सर डूबे धरती के गान में, लाखों की लाखों ही लाखों दिए तारों के खो गए, पूरब के अंधल की मुस्कान में। अब हमें इसी कविता से 4 से 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से इसके आंसर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, कविता का मुख्य स्वर क्या है? क्या रात है, सुबह है, शाम है या फिर प्रकृति है? तो फटाफट आंसर कीजिए। ऊपर लिखा है, भोर हुई पेड़ों की बीना बोलने लगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बात की जा रही है भोर यानी कि सुबह की। तो इसका जो मुख्य स्वर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुबह है। उम्मीद है आप लोगों ने भी सुबह ही कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भोर होने पर क्या नहीं होता? आपको ये बताना है कि जब सुबह होती है तो इनमें से क्या नहीं होता है। क्या पेड़ हिलने लगते हैं, सूरज की किरणें फैलने लग जाती हैं, पूरब में लालिमा छाने लगती है, दिए जगमगाने लगते हैं? इन चारों में से ऐसा क्या है जो नहीं होता है सुबह होने पर? फटाफट आंसर कीजिएगा। तो हमें एक चीज पता है कि जब सुबह होती है तो पेड़ हिलने लग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सूरज की किरणें फैलने लगती हैं, ये भी होता है। पूरब में लालिमा छाने लगती है क्योंकि सूर्य निकलता होता है तो वहां पे लाल हो जाता है पूरब में। लेकिन जो नहीं होता है वह होता है दिए जगमगाने लगते हैं। दिए यानी कि जो तारे होते हैं वो सुबह नहीं जगमगाते हैं, वो रात में जगमगाते हैं। तो यहाँ पर तारों को दिया बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। सुबह होती है तो ये जगमगाते नहीं है, ये डूब जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कविता में सपनों की बात क्यों की गई है? ये जो कविता है इसमें सपनों की बात क्यों की गई आपको ये बताना है। लिखा है, भोर से पहले रात को स्वप्न देखना, या फिर भोर से पहले रात को सपनों का सच होना, या फिर सपनों में धरती के गीत गाना। ऑप्शन नंबर 4 है, सपनों में धीमे स्वर में गुनगुनाना। तो कविता में सपनों की बात क्यों की गई आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर है बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोर से पहले रात को स्वप्न देखना, यानी सुबह से पहले रात को स्वप्न देखना। तो सपनों की बात इसमें की गई है कि भोर से पहले यानी सुबह होने से पहले रात में स्वप्न देखने के रूप में यहाँ पर की गई है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भोर होने का संकेत मिलता है तारों की झनकार से, तारों के खो जाने से, तारों के जगमगाने से, तारों की संख्या बढ़ने से। आप लोग देखे होंगे कि जब सुबह होती है तो तारों की संख्या कम होने लगती है। क्या होती है? संख्या कम होती है, उनका जो टिमटिमाना होता है वो भी कम होने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तारों के खो जाने से। जब सुबह होती है तो तारे कम होने लगते हैं, खो जाते हैं, ऐसा लगता है कहीं पर खो गए हैं वो। तो इसीलिए जितने भी लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको क्या बताना है, इन चार में से ऐसा कौन सा शब्द है जो तारा का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द नहीं होगा? क्या वो तारक है, क्या वो तारिका है, क्या वो उडू है या फिर तमस है? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तारक मतलब होता है तारा, और तारिका मतलब भी होता है तारा, उडू मतलब भी होता है तारा, जबकि तमस मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि तमस माने होता है अंधेरा, ना कि तारा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? आपको बताना है इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जो समूह से भिन्न है। क्या वो धरती है, दिए हैं, पेड़ है या फिर लाख है? फटाफट आंसर कीजिएगा। ऐसा कौन सा शब्द है चारों में से जो समूह से भिन्न है? क्या वो धरती है, दिए हैं, पेड़ है या फिर लाख है? फटाफट आंसर कीजिएगा। ऐसा कौन सा शब्द है चारों में से जो समूह से भिन्न है? क्या वो धरती है, दिए हैं, पेड़ है या फिर लाख है?
जो 3 से भिन्न है, यानी कि अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और कई सारे लोग गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चनों में से 10 से 11 क्वेश्चन ही सही निकलते हैं। कई सारे बच्चों के जो है 8 से 10 ही क्वेश्चन सही निकल पाते हैं, 12 भी सही नहीं होते हैं। तो आपको बताना था कौन सा भिन्न है, तो इसमें हो जाएगा लाख। लाख क्यों होगा? क्योंकि लाख एक संख्या है, गिनती है, जबकि धरती, दिए और पेड़ ये सब क्या है? ये प्रकृति के दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पेडागोजी से, अगला क्वेश्चन पूछा गया है पेडागोजी का। पेडागोजी का जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सोच समझ कर आंसर देने हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। लगातार क्लास में बने रहेगा और सेशन को शेयर कीजिएगा। उम्मीद है अब तक आपको ये सारे क्वेश्चन करने में काफ़ी अच्छा लगा होगा। गद्यांश और पद्यांश के जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो एक लेवल के क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। अब आप लोग थोड़ा सा पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा। लिखा है, भाषा का विचार पर प्राधान्य यानी कि आधिपत्य है यह किसके द्वारा समर्थित है? जो हमारी भाषा होती है उसका विचार के ऊपर क्या होता है? आधिपत्य होता है। यह किसके द्वारा समर्थित है? बेंजामिन वोर्फ के द्वारा, पियाजे के द्वारा, वाइगॉत्स्की के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 106 का सभी लोग आंसर करेंगे। उम्मीद है आप लोग सही से आंसर कर पा रहे होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बेंजामिन वोर्फ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, क्रिएशन के सिद्धांत +1 का क्या तात्पर्य है? आपको बताना है। एक क्रिएशन थे, उनका सिद्धांत जो है +1 का, इसका क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थी इस प्रकार से सक्षम हो कि वे अपने मजबूत पक्ष तथा कमजोर पक्ष की पहचान कर सकें। दूसरा ऑप्शन है, भाषा तब सीखी जाती है जब शिक्षार्थी बोथ पक्ष यानी कि दोनों पक्ष मिलने के मौके हों को एक दूसरे व्यक्तियों से। ये कुछ सही नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, लिखने में गलत हो गया है इसमें कुछ, टाइपिंग में। तीसरा ऑप्शन देखिए आप लोग, लिखा है सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है कक्षा कार्य का अभ्यास घर में करवाया जाना चाहिए। ये जो क्रिएशन थे, इनका जो सिद्धांत है +1 का, ये कहता है कि सामग्री का जो स्तर है शिक्षार्थियों की वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ये मानते थे कि जब कोई बच्चा एलकेजी में पढ़ रहा है तो उसका जो स्तर है वो सिर्फ एलकेजी का ना हो, बल्कि उसकी अगली क्लास में जाने के लिए भी उसमें एक आध चैप्टर ऐसा हो जो उसको सपोर्ट कर सके। जब वो अगली क्लास में जाएगा तो देखे कि हाँ, ये चैप्टर मैंने पहले से पढ़ रखा है। भले वो ना समझ पाए उसको, लेकिन होना चाहिए उसके दिमाग में ये चीज़ जानी चाहिए कि हमें आगे चल करके क्या पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। लिखा है, बालिका संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है। यह किस बात का आकलन करेगा? उच्चारण का, व्याकरण का, प्रवाह का या फिर शब्द भंडार का? कोई बालिका है जो किसी से बात कर रही है लेकिन संकोच के साथ में बात कर रही है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है, तो किस बात का आकलन करेगा? क्या उच्चारण होगा, व्याकरण होगा, प्रवाह होगा या फिर शब्द भंडार होगा? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके प्रवाह में जो है व्यवधान उत्पन्न होगा। अगर कोई बालिका संकोच कर रही है तो थोड़ा रुक रुक के बोलेगी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। लिखा है, कक्षा 1 की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए हैं। लेबल का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि कुर्सी है तो उसके ऊपर लिख दिया कुर्सी, मेज है तो उसके ऊपर मेज लिखा है, बोर्ड के ऊपर बोर्ड लिखा है, दीवारों पर भी उसने लेबल लगा दिया है। आगे देखिए लिखा है, उसने कक्षा की दीवारों पर लगाए के घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर। उसने कक्षा की दीवारों पर घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं। इस तरह से अध्यापिका क्या करना चाहती है? कोई एक अध्यापिका है, कक्षा 1 में मौजूद वस्तुओं के ऊपर लेबल लगा रही है और दीवारों पर उसने घर की भाषा में कहानी और कविताएं लिख करके लगाई है। तो अध्यापिका क्या करना चाह रही है? पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों को अंग्रेजी सीखने में मदद करना चाह रही है। तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अंग्रेजी सिखा रही है बच्चों को। दूसरा लिखा है मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश को रचना करना चाहती है। क्या आपको ये लग रहा है सही है? बिल्कुल, वो लिखित समृद्ध परिवेश को क्या करना चाहती है? रचना करना चाहती है कि बच्चे जब रोज एक चीज को देखेंगे, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये ब्लैक बोर्ड है, दीवारों पे कविताएं लिखी हैं, ये लिखा है, पोएम लिखी है, कोई कहानी लिखी है, तो उसके दिमाग में धीरे धीरे वो चीज घूमने लग जाएगी और बच्चा पढ़ने लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही था। वो अपनी कक्षा को सजाना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लिख लिख के इसलिए लगा रहे हैं कि कक्षा अच्छी लगे, सजाने के लिए नहीं। अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करना चाहती है, ये भी नहीं करना चाहती है वो
वो करना क्या चाहती है? लिखित समृद्ध परिवेश को रचना चाहती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 110, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा। लिखा है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है, कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि जब कोई अध्यापिका है कक्षा 3 की, अगर वो अपने बच्चों के वाचन कौशल का आकलन कर रही है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना। क्या हो जाएगा? जो बच्चे ने सामग्री पढ़ी है उसके शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना। तो सबसे उपयुक्त जो विधि है यही नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने दूसरा कोई किया था तो आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। श्रवण और पठन उत्पादक कौशल है। श्रवण और वाचन ग्राहम कौशल है, यानी कि ग्रहण करना है। श्रवण उत्पादक कौशल है पर पठन ग्रहण कौशल है। अगला जो आपका है वो है श्रवण ग्रहण कौशल है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और कई सारे लोग इसमें फंस गए थे, सही आंसर नहीं कर पाए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सुनना यानी कि ग्रहण कौशल है जबकि वाचन क्या है? उत्पादक कौशल है। सुनना, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारे द्वारा उत्पादन उसका किया जाता है, और जब हम सुनते हैं तो उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसीलिए इसका बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर करके आए थे। अगला क्वेश्चन है निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशन स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है? पठन वाचन लेखन श्रवण और संख्या बोध पर, पठन और लेखन पर, पठन लेखन और अंकगणित पर, या फिर समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, क्या सही आंसर हो जाएगा। निपुण जो है इसका मुख्य केंद्र किस पर है आपको ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ से क्वेश्चन आपके पिछले वाले एग्जाम में भी बना था निपुण से संबंधित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समझ के साथ पठन और संख्या बोध करना। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कर लिया है सभी लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। पेडागोजी में आप लोग देख रहे होंगे कि कई सारे क्वेश्चन थोड़े से हट के पूछे गए थे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपको देखते ही आंसर मिल जाए, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन है कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सकें। किस बात का आकलन कर सकें? ऑप्शन है श्रुतलेख कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, जबकि तीसरा ऑप्शन है युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके, कि चौथा ऑप्शन है प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 113 का। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थी की। तो इसका जो सही आंसर है युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त कर सके। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए आपके। हिंदी में भी कई सारे लोग फेल हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और समझिए और आंसर कीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है या फिर है। पहला ऑप्शन लिखा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, दूसरा ऑप्शन लिखा है निपुणता परीक्षण, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है सक्षमता परीक्षण, और चौथा ऑप्शन लिखा है उत्पादक परीक्षण। तो बताइए क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा? उत्पादक परीक्षण। क्या हो जाएगा? उत्पादक परीक्षण हो जाएगा। कई सारे लोगों को काफ़ी हार्ड लग रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन। जितने भी लोगों ने नई नई तैयारी शुरू की है उनके ये लेवल के ऊपर के क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, कोई हमने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। इसके लिए आपको कई सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है हिंदी के, और आपको नोट्स अगर मिल पाएँ तो आपको नोट्स बहुत ही अनिवार्य पढ़ना, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है कहलाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार आपके एग्जाम में बनता है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछा गया है कि एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ, आप समझ रहे हैं,
जीभ और होंठ, ऐसा कोई शब्द जो जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है, क्या कहलाएगा? फटाफट आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई सारे लोगों ने गलत किया है, अभी भी गलत हो जाएगा कई सारे लोगों से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डिस्क्रिया। क्या हो जाएगा? डिस्क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको बोलते हैं डिस्क्रिया। उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले नहीं देखा होगा, या फिर जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था पिछला वाला, उन्हीं लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक नहीं बना था, नया क्वेश्चन बना था, और इसीलिए इसका जो है आंसर बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान को साझा करता है, क्या कहलाता है? क्या भाषा रजिस्टर कहलाता है, वाक समुदाय कहलाता है, वाक रजिस्टर कहलाता है, या फिर बोली समुदाय कहलाता है? लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान को साझा करता है, वह क्या कहलाता है? काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग कर चुके होंगे। यह कहलाता है वाक समुदाय। क्या कहलाता है? वाक समुदाय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? पठन बोध का अगर आपको संवर्धन करना है तो आपको कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? पहला ऑप्शन लिखा है पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों का श्रुतलेख करवाना। दूसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है किसी सामग्री को पढ़ते समय लिखने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन लिखा है किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए नए शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहना। तो आपको बताना है, मान लीजिए आप अपनी क्लास में पर्वत या फिर नदी से संबंधित कोई लेसन आपने बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद में आपको क्या करना है, पठन बोध यानी उन्होंने कितना समझा है उसके बारे में आप अगर आपको समझना है तो आपको इनमें से क्या करवाना चाहिए उन लोगों से। आपने एक कहानी पढ़ा दी नदी से संबंधित कि गंगा नदी यहाँ से निकली है, इन राज्यों से होकर के गई है, इतनी लंबी है, इतने मैदान को सींचती, ये करती है, वो करती गंगा नदी। उसके बाद करना है कि बच्चे कितना समझ पाए हैं, तो आप क्या करवाएंगे, आपसे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, ना कि हूबहू वो शब्दों को छाप दे। बच्चे लिखेंगे गंगा नदी यहाँ से निकली है, यहाँ पर गई है, आपने जैसा पढ़ा है वैसा तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उसका सारांश जरूर लिख देंगे। आपके समझ में जरूर आ जाएगा कि बच्चे गंगा नदी का महत्व क्या है समझ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाता है? मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है, 2 दिन बचे हैं, तो जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, फटाफट पढ़ते रहते हैं, सरसरी नज़र से हर एक चीज़ को देखते हैं, आप रट्टा नहीं मारते हैं लास्ट के समय में। आप ये सोचते हैं कि हम जितनी चीज़ों को देख लें, ऐसा होता है कि नहीं होता? सभी के साथ में ऐसा होता है कि लास्ट के 1-2 दिन में या फिर 1-2 घंटे में आप लोग किसी चीज़ का रट्टा नहीं मारने बैठ जाते हैं, आप लोग सिर्फ उसको देखते हैं, इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, आप लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सरसरी तौर पर पठन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग बोलते भी इसको हैं कि हम लोग एक बार देख लें, सरसरी नज़र से देख लें एक बार, एग्जाम के समय में चलते हुए, तो इसको बोलते हैं सरसरी तौर पर पठन। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है? प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है? पहला ऑप्शन है आपके सामने मानस चित्रण, दूसरा ऑप्शन है समीक्षा करना, जबकि तीसरा ऑप्शन है संपादन, जबकि चौथा ऑप्शन है पुनरावृत्ति। तो प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? मानस चित्रण हो जाएगा। क्या होगा? मानस चित्रण। जितने भी लोगों ने ये क्लास ली है, अगर आपको थोड़ी बहुत इसमें कठिनाई लग रही थी इन क्वेश्चनों में, या फिर ईवीएस के क्वेश्चंस हो गए, आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस हो गए, आपको सीडीपी में दिक्कत आ रही है, हिंदी में दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं। मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, और नोट्स आपको फ्री के बराबर ही मिलने वाले हैं, और जितने भी हिमांशी मैम के नोट्स हैं वो भी है यहीं पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में आपको संपूर्ण हिंदी, ईवीएस, ये सभी 50-50 रुपये में नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। एक बार आप लोग इसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट दिया गया है। और यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे पिछले सालों के, तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।